हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग थोड़ा सा पहले इसका बैकग्राउंड देखेंगे या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। उसके साथ में हम लोग देखेंगे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या क्या प्रोविजंस हैं, लिया कहाँ से गया। उसके साथ में नियुक्ति देखेंगे, जो फोर्थ जजेस केस है 1, 2, 3, 4 करके उनको अच्छे से कवर करेंगे। एलिजिबिलिटी देखेंगे, इनको हटाने का क्या प्रोसीजर है। उसके साथ में शपथ, टर्म, वेतन और भत्ते के बारे में क्या कहा गया है। उसके साथ में इसके ज्यूरिसडिक्शन और पावर के बारे में भी देखेंगे एक एक करके। यहाँ से यूपीएससी हो, पीसीएस हो, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ में हम लोग जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं उनको भी कवर कर लेंगे। लास्ट में मैं 124 से लेके 147 तक जो भी आर्टिकल्स हैं 2 से 3 मिनट में मैं रिवाइज भी करा दूंगा। तो इससे आप लोग देखेंगे कि ये अपने आप में गागर में सागर है। बस आपको आधे घंटे यहाँ पे बैठे रहना है, कापी कलम लीजिए। कोई चीज़ अगर यहाँ पे लगता है कि नोट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को मैं इलेबरेट भी करूँगा तो वहाँ से कुछ और पॉइंट भी आएंगे। मैं पीवाईक्यू को भी यहाँ पे बताना चाहूँगा, तो आप उसको जो है अपने नोट्स में डालते रहिएगा, जिससे आज आधे घंटे 40 मिनट में आपका पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट हो जाए। फिर इसके बाद आप क्वेश्चन उठाइए, प्रैक्टिस करिए। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप टेलीग्राम पे या फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में आप पूछिए उसको, मैं जितना हो सकेगा मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। जैसे आपको पता होगा कि 1773 में जब ब्रिटिशर्स पहला रेगुलेटिंग एक्ट लेके आते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कलकत्ता में पहली बार कोर्ट की स्थापना की बात चलती है। ठीक है, 1773 में स्थापना भी हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे आप लोग आगे जब बढ़ते हैं 1861 में आप देखते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट हो, इधर कोलकाता हाई कोर्ट हो, नीचे मद्रास हाई कोर्ट, 3 हाई कोर्ट की स्थापना होती है। उसके साथ में फिर जब आगे बढ़ेंगे आप लोग तो 1935 में आप लोग देखेंगे कि 1935 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की जाती है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो 28 जनवरी 1950 को जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसका भी उद्घाटन होता है, जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं दिल्ली में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है। इसके पहले देखते हैं कि जैसे अगर कोई चीज़ जब होता है तो हम लोग रिलेट करते हैं, या अगर थोड़ा सा देखें कि इसको लिया कहाँ से गया है तो हम लोग यूएसए में लिए हैं। अब अगर यूएसए से इसको रिलेट करना हो थोड़ा सा, तो जैसे आप लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका की बात होती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ऊपर, जैसे अगर नीचे से चलें ऊपर तक, अगर हम लोग देखेंगे सबसे नीचे कौन है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। उसके ऊपर कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप लोग पढ़ते हैं एक सिविल कोर्ट होता है, एक सेशन कोर्ट होता है। कोर्ट एक ही होता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। एक्चुअली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसी में सिविल कोर्ट और उसी में क्या होता है, सेशन कोर्ट होता है। जब अगर वो क्रिमिनल केसेज की सुनवाई करते हैं वही जजेस, तो वो किस में बदल जाता है, वो कोर्ट सेशन कोर्ट में बदल जाता है। तो ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके ऊपर कौन सा होता है, हाई कोर्ट। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को इसलिए जो है, ये जो है अगर देखेंगे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है। ठीक है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप लोग एक सिविल पढ़ते हैं, एक क्रिमिनल पढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी, एक सिविल कोर्ट हो गया और इसी में एक सेशन कोर्ट पढ़ते हैं। लेकिन कोर्ट अलग नहीं है। यही जब क्रिमिनल केसेज की सुनवाई करने लगते हैं जजेस या फिर ये कोर्ट, तो यही किस में बदल जाता है, सेशन कोर्ट में। ठीक है, इसके नीचे आप लोग क्या पढ़ते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ते हैं। फिर इसी में आप लोग बहुत सारी पढ़ते हैं, जैसे फैमिली कोर्ट हो गया। तो ऐसे करके आप लोग अलग अलग कोर्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ ये कैसी है, यूनिटरी टाइप की है। मतलब कि इसमें अगर आप देखेंगे कि ये कैसी है, एकीकृत है। ठीक है, कि मतलब कि ऊपर से लेके नीचे तक अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, जैसे आप लोग अभी आर्टिकल सभी जब आगे हम लोग कवर करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे दिया, ठीक है, तो सभी न्यायालयों पे वो बाध्यकारी होगा। अगर ये लोग अगर कोई जजमेंट दे रहे हैं तो इनका बेस बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अगर यूएसए में देखेंगे, यूएसए में अलग है। जैसे वहाँ पे, जैसे आप लोग देखते हैं कि वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, फेडरल है, अपनी तरह यूनियन नहीं है। अपने यहाँ क्या होता है कि जैसे जब आर्टिकल 1 हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे यूनियन टर्म आता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे फेडरल है। फेडरल का मतलब है कि वो 50 स्टेट मिल के क्या बनाए हैं, यूएस से। ठीक है, वहाँ की स्टेट अलग हो सकते हैं, तो इसीलिए वहाँ का सेंट्रल का अपना, जैसे अपना सेंट्रल है वहाँ का अलग है और वैसे जो स्टेट हैं उनके अलग हैं। तो वो वहाँ के कोर्ट के लॉज स्टेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। फिर एक जो सेंट्रल का है, जैसे अपने यहाँ का सुप्रीम कोर्ट टाइप का, वैसे वहाँ का है, उसका अपना अलग है। तो ऐसे आप लोग समझो। तो बात करते हैं, इसको हम लोगों ने लिया कहाँ से है, यूएसए से। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है, पार्ट 5 हम लोगों ने किया था ना, पार्ट 5। उसके साथ में
आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 124 से लेके 147 तक। अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया, कैसे कैसे कोर्ट हुआ, ठीक है। अब अगर देखें कि सुप्रीम कोर्ट में भी कितने जज हैं, तो अभी के टाइम पे टोटल 34 हैं। 2019 में हमारी सरकार ने इसमें और ज़्यादा अमेंडमेंट करके 34 लाया। तो 34 में क्या है, एक सीजेआई है और 33 क्या है, अदर जजेस हैं। लेकिन अगर मूलतः देखें, कभी कभी ये हमारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो मूलतः कितने थे, 8 थे। यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब वो बना, ठीक है, एक सीजेआई और 7 अदर जजेस, ठीक है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब हम लोग एक एक करके चलते हैं कि इनकी नियुक्ति से लेके सारी चीज़ें कवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ये मत घबराइएगा कि यहाँ पे चीज़ें कहीं कहीं छोटी लिखी हुई हैं। आपको जब वीडियो आपको ये मिलेगा, इसके साथ में हम लोग टेलीग्राम चैनल पे क्या करेंगे, वहाँ पे इसका एक पेज का PDF बना के मैं वहाँ पे डाल दूंगा। तो आप लोग एग्जाम के पहले क्या करेंगे कि जितना भी है, जैसे आपको पता होगा कि हर एक यूनिट को मैं एक ही पेज में कवर करा दे रहा। ये नहीं कि चाहता तो मैं वीडियो को बड़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है, वीडियो को बड़ा करूँ, कंटेंट को 2 से 3 पेज में इसको बनाऊँ, अलग अलग पेजेस में करूँ, या यहीं पर लिख के चला जाऊँ। मेरा तो कुछ नहीं आता, मैं तो आऊँगा यहाँ पे खड़े होके ये सारी चीज़ें बता दूंगा, मुझे तो बोर्ड पे भी देखने की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें मैं कवर करता हूँ, इसको लिखने में आधे से 1 घंटे लग जाते हैं, इसलिए कि आप लोगों के पास में अच्छा सा PDF होगा। एग्जाम के पहले आप लोग अच्छे से उसको खोल के हमेशा उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके चलते हैं। मैं इसकी फ़ोटो टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, लिंक आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है, नीचे मैं डाल दूंगा। बात करते हैं नियुक्ति की। तो इसमें अगर इसके पहले हम लोग देख लेते हैं जजेस केस, कैसे इसकी नियुक्ति की बात आगे बढ़ती है। एक्चुअली जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बात होती है कि जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट सलाह देते हैं किसको, सुप्रीम कोर्ट को, तो उसके बेस पे जो है जजेस की नियुक्ति होती है। लेकिन इसको उस सलाह को लेके, रिकमेंडेशन टर्म को लेके कई विवाद चला। एक कंसेंट आप लोग पढ़ते हैं, एक रिकमेंडेशन पढ़ते हैं, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये दे क्या रहे हैं, ठीक है। तो उसी को लेके बात चल रही है। बेसिकली यही बात चारों जजेस केस में चलेगा कि इसमें जो है सरकार की हस्तक्षेप कितना हो कोर्ट्स के मामले में। जैसे कि आप लोग आर्टिकल 50 देखते हैं, तो वहाँ पे क्या बात होती है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है और जो हमारा कोर्ट है, ठीक है, दोनों के बीच में अलगाव रहे, वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहें, वही बात होती है। तो बार बार सुप्रीम कोर्ट हमारी यही बात मनवाने के लिए ये सारे केसेस अपने सामने लाई और उसमें हैंडल भी की है। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले फर्स्ट जजेस केस को लें, तो आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट जजेस केस कब आ रहा है, 1982 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, और जो इधर का एग्जीक्यूटिव का मतलब जब भी मैं बोलूँ तो आप लोग राष्ट्रपति से लीजिएगा, लेकिन राष्ट्रपति के पीछे कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि सलाह का मतलब है कि दोनों एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करेंगे, और ये सलाह जो ये दे रहे हैं ये किस पे बाध्यकारी है, सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है, मानने के लिए। ये कब हुआ, 1982 में, और इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट जजेस केस बोलते हैं। देखो सिंपल सा बात है, जब भी अगर जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जब भी पावर में रहेगी, पावर इन द सेंस कि उसके हाथ में मेजॉरिटी में है, लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है, तो पावरफुल हो जाएगी। और जब भी पावरफुल होगी, नो डाउट वो तानाशाही की तरफ जाएगी ही जाएगी, ठीक है। चाहे जिस टाइम पे आप लोग देखेंगे, चाहे इंदिरा गांधी के टाइम पे देखें, 1982 का भी टाइम उन्हीं का है, ठीक है। अभी जब हम आगे कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे और भी केसेस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे ये तानाशाही में बदलती है, ठीक है। तो बात करते हैं 1982 में, तो क्या हुआ, यहाँ पे विचारों का बस आदान प्रदान है, इतना बोल के सुप्रीम कोर्ट छोड़ देता है। अब बात होती है 1993 की। उस समय देखेंगे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर होती है, ठीक है। फिर ये क्या बोलते हैं, नहीं, जो सहमति है, अगर CGI अगर उनको कोई चीज़ बोल रहा है तो सहमति उनको मानना बाध्य होगा, ठीक है। तो ये बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं, बाध्य होगा। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ये बोल दी कि अगर जो प्रोसीजर है अगर उसको फॉलो नहीं करते तो मना भी कर सकते हैं, ये इसमें बात की गई, ठीक है। लेकिन उसके लिए कब वो मानने के लिए बाध्य होंगे, जब वो लिखित तो होगी, लिखित के साथ में क्या करेंगे कि एक CGI होगा, 2 उसके साथ में अदर जजेस होंगे, ये तीनों मिलके आम सहमति दे देंगे कि हाँ इस व्यक्ति का नाम आप जो है मैं दे रहा हूँ, इसको जो है जज बना दो, ठीक है। तो ये तो उसकी बात हो गई, ठीक है, सेकंड जजेस केस में। अब बात करते हैं थर्ड जजेस केस में। थर्ड जजेस केस में बस संख्या बढ़ाई जाती है, यहाँ पे 1+2 का था, यहाँ पे क्या हो गया 1+4, जो कि अभी के टाइम पे भी यही है,
ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ जजेस केस की। तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि 2014 में जैसे मोदी गवर्नमेंट आती है, ये क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ये भी कि मैं भी पावरफुल हो गया हूँ, इतनी अच्छी सीट से आया हूँ, चलो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का कुछ करते हैं, ठीक है। तो वो एक लेके आते हैं एनजेक। एनजेक का मतलब एक सिंपल सा, जैसे IAS IPS इन सब की नियुक्ति हो रही है, ठीक है, कोर्ट्स में, वैसे ये ऑल इंडिया सर्विस टाइप का बना रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसे लोगों मतलब कि एक एग्जाम कराएंगे, यहाँ से लोग वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो एनजेक अब सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में इस केस को लेता है फोर्थ जजेस केस के रूप में 2015 में, ठीक है। तो वो बोलता है कि ये जो एनजेक है ये कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप करना हुआ एग्जीक्यूटिव का, जबकि जो आर्टिकल्स जो बताते हैं या फिर जो शक्तियों का पृथक्करण है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, वो क्या है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ पे आया था, केशवानंद भारती, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया। तो उन्होंने बोला कि देखो ये आप हमारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो, इसलिए जो ये 99th अमेंडमेंट है एनजेक, इसको हम लोग हटा रहे हैं। तो 2015 में इसको हटा दिया गया। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, नियुक्ति को लेके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये केस चलते रहे हैं। जो अभी का है वो यही है कि 1+4 यानी कि CJI और 4 जजेस मिलके एक कोलेजियम बनता है। इसे क्या बोल देते हैं, कोलेजियम, ठीक है। आप आए दिन इसको विवाद में देखते भी रहते हैं, इसी कोलेजियम सिस्टम बोलते हैं। ये पांचों लोग जब अपनी किसी जज के लिए एक आम सहमति बना के सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट के पास में भेज देते हैं, तो वही जब नियुक्त कर देते हैं तो उसी से वो अपना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, एक एक करके चलते हैं। नियुक्ति की बात करें, क्या है 1+4, अभी हमने यहाँ से बता दिया। इनकी आम सहमति चाहिए। अगर इसमें जैसे 5 जजेस हैं, 5 में से अगर 2 ने भी मना कर दिया तो उनका नाम आगे नहीं जाएगा, ठीक है। ये किस में होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए, यानी कि लिखित में होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए सरकार क्या है, बाध्य है। लेकिन हमने कैसे क्या बोला इसमें कि अगर प्रोसीजर का अगर नहीं मनाया गया है, अगर जैसे इसमें ये देखो, जैसे अगर ये रिटेन नहीं दिए या फिर अगर 2 लोगों ने मना कर दिया कि नहीं इनका नाम नहीं जाना चाहिए सुझाव में, ठीक है, तो वो यानी कि क्या हुआ, प्रोसीजर फॉलो नहीं किए। अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं किए तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारे प्रेसिडेंट उनका नाम मना कर सकते हैं, नहीं इनको नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया नियुक्ति के लिए। अब बात करते हैं CJI के लिए। देखो CJI की जो नियुक्ति होती थी वो अकॉर्डिंग टू जैसे वरिष्ठता के आधार पे, जैसे जो ज़्यादा बुजुर्ग है, ठीक है, जिसकी बुजुर्ग इन द सेंस ये नहीं है कि मतलब आयु से ले, जिसकी नियुक्ति पहले हुई थी, तो यानी कि जिनका 55 साल कंप्लीट हो गया और जो वरिष्ठ हैं, ठीक है, तो उनको क्या बनाया जाएगा आफ्टर 55, ठीक है। ये किसके आधार पर होता है, वरिष्ठता के आधार पर। लेकिन 2 बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे ये 1973 में अगर हम अपने इतिहास में देखें, 1973 और 1977, ठीक है। 1973 में कौन था, EN राय, और 1977 में थे वो कोई MU बेग करके थे, ठीक है। 1973 में कौन था, EN राय, और 1977 में कौन था, MU बेग, ठीक है। 1973 में गवर्नमेंट किसकी है, वही दीदी का या कहीं किसका क्या नाम है, इंदिरा गांधी जी का। और इस टाइम पे किसकी है, वही इन्हीं का। ये है इमरजेंसी के बाद का और ये है इमरजेंसी के पहले का, ठीक है। उस समय 1971 में आपको पता होगा चुनाव हुआ था, चुनाव में धांधली हुई थी, तो चीज़ें उस समय जो JP से लेके सब लोग जो है धरने एंड ऑल करना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये वही टाइम पीरियड है, ये 4-5 साल का। तो उसी टाइम पे ये 2 बार ऐसा हुआ, जो वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति होती थी उसको हटाया गया और इन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है, जो हमारे CJI हैं उनको चुना गया, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, ये हो गया एलिजिबिलिटी की। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये 55 साल पे बनाए जाते हैं, लेकिन 65 साल तक जो है रह सकते हैं। लेकिन ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है कि इनके टर्म के लिए कोई फिक्स टर्म है, बस ये है कि आप 65 साल तक बने रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है। 5 साल तक वही जज हो हाई कोर्ट में, ठीक है। 10 साल तक एडवोकेट का वो लिए हों, ठीक है, इनके पास में एक्सपीरियंस हो, हाई कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स में भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। और ये जो है राष्ट्रपति के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी नज़रों में क्या होने चाहिए, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होने चाहिए, तो भी इनके पास में वो एलिजिबिलिटी रहती है। ये जो तीसरा वाला कंडीशन है, ठीक है, ये आप लोग देखें कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है, ये हाई कोर्ट के मामले में नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग इसको देखिएगा। अब इसके बाद अगर बात करें इनके हटाने का क्या प्रोसीजर है, हटाने में वही
एक आया था, ये एक्ट भी यूपीएससी ने पूछ लिया था, न्यायाधीश जांच अधिनियम है 1968 का, और जो हमारे 124 का 4 आर्टिकल्स है, ठीक है, उसमें इम्पीचमेंट की बात होती है, महाभियोग, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इम्पीचमेंट के मतलब महाभियोग के अंतर्गत, और ये प्रोसीजर वो वाला नहीं है जो प्रेसिडेंट का फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि 100 लोग लोकसभा के, 50 लोग राज्यसभा के, यानी कितने हुए 1/4, ठीक है। तो ये जो है अपना सिग्नेचर करके पहले इसको लेके आएंगे सदन के अंतर्गत। अब वहाँ पे सदन में आ गया, अगर लोकसभा में आया तो कौन होगा, स्पीकर, राज्यसभा में आया तो कौन होगा, सभापति। तो अब उनके पास में ये पावर है कि वो उसको एक्सेप्ट भी करें और ना भी एक्सेप्ट करें। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो 3 मेंबर्स की एक समिति बनाई जाएगी। उस समिति में कौन कौन होगा, एक हमारे CJI होंगे, एक किसी हाई कोर्ट के CJI होंगे, मतलब चीफ जस्टिस, ठीक है, और तीसरा कौन होगा, कोई डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होगा, जो जिसको जो है न्यायविद के रूप में आप लोग देखते हैं, ठीक है, तो वो होंगे। अगर ये जो है ये भी अगर 3 मेंबर्स की कमेटी बनी, इन्होंने भी अगर बोल दिया हाँ ये जो है दोषी हैं, ठीक है, तो ये जो है यस बोले, तो उसके बाद जो है जो हमारा लोकसभा है और उसके साथ में राज्यसभा, ये जो है स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि वही 2/3 वाला, ठीक है, 2/3 से अगर उसको पास कर देते हैं तो फिर इसको हटाया जाना माना जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अभी तक तो किसी भी को इसके आधार पर हटाया नहीं गया है। हाँ, कोई एक थे 1993 के आसपास, शायद 1993 है, बी रामास्वामी करके, तो उन्हीं के खिलाफ लाया जा रहा था, लेकिन उस समय कांग्रेस ने हाथ खींच लिया, वो वोटिंग से बाहर हो गई, तो उनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट आया नहीं। तो हमारे इतिहास में अगर देखेंगे तो अभी तक किसी को इम्पीचमेंट के आधार पर हटाया नहीं गया है। अब बात करते हैं इनके शपथ की। इनके शपथ की किसके सामने लेते हैं, प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है, तो ये हो गया। टर्म की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कितने साल तक बने रहते हैं, 65 साल तक, ठीक है। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वो है, तो वहाँ पे दिया ही नहीं गया है, तो यही आप लोग मार के आएंगे। अब बात करते हैं इनके वेतन और भत्ते की। वेतन कितना है, भत्ता कितना है, ये सब जानने की नीड है नहीं, ठीक है। पेंशन जो उनका अंतिम साल का जो वेतन होता है उसका आधा मिलता है, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो है चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर जिसे भारित व्यय बोलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड होता है, आर्टिकल कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोगों ने कंसोलिडेटेड फंड किया था और एक कंटिजेंसी फंड किया था। तो कंसोलिडेटेड फंड उसमें हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब इतना सा हो सकता है कि वो बहस कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग उस पर नहीं हो सकती है, मत नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें वोटिंग का राइट्स जो है नहीं होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। और वेतन भत्ते इनका निर्धारित कौन करता है, संसद, ठीक है। और लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है कि पीसीएस वगैरह में कि इमरजेंसी के टाइम पे इनके जो वेतन भत्ते हैं इसमें कटौती की जा सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं इसके साथ में इनके क्या ज्यूरिसडिक्शन है, पावर्स क्या क्या हैं, इनको एक एक करके कवर करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले चलो आर्टिकल सभी बाद में हम लोग देख लेंगे लास्ट में। बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन और पावर की। सबसे पहला इनका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन देखें, जिसको हिंदी में मूल अधिकार बोलते हैं या मूल अधिकार बोलते हैं। मूल अधिकार का मतलब है कि अगर कोई मामला हुआ जो जिसको भी जाना है, अभी देखें किसको जाना है, जिसको जाना है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये जो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, यहाँ पे उनको नहीं जाना रहेगा, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट उसको मना भी नहीं कर सकता है। यही है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसमें होता ये है कि ये आर्टिकल 131 में आप लोग देखते हैं, इसमें ऐसे मामले होते हैं जैसे आप और हम नहीं जा सकते हैं कि अभी चलें कोई मामला लेके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत, आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में लेके चले जाएँ। इसके लिए जो मामले जाते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट है, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट है, तो ऐसे मामले जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो किससे रिलेटेड होने चाहिए, विधि से रिलेटेड होने चाहिए। लेकिन उस विधि में 2-3 मामले नहीं आने चाहिए। कौन कौन से मामले नहीं आने चाहिए? सबसे पहला आप लोग क्वेश्चन यहीं से बनता है। सबसे पहला जो इंटर स्टेट वाटर बॉडीज को लेके जो डिस्प्यूट है, आप लोग नदी जल विवाद को लेके देखते हैं, तो इसके लिए आप लोग देखेंगे कि एक अलग से अगर आर्टिकल इसके लिए कौन सा है, आप लोग बताइएगा इसका आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। तो मैं ही बता देता हूँ 263। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग बताएंगे भी, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए स्पेशल एक क्या बनाते हैं लोग, ट्रिब्यूनल बनाते हैं, ठीक है। अगर देखेंगे आर्टिकल कौन सा है 263, इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है, ठीक है। तो उसी के आधार पर जाता है और इसके मामले कोर्ट्स में नहीं जाते हैं। तो इंटर स्टेट वाटर बॉडीज का मामला है तो नहीं जाएगा,
फाइनेंस कमीशन अगर कोई मामला बताता है, जैसे फाइनेंस कमीशन ने अभी बोला कि जो हमारा 15वां फाइनेंस कमीशन है इनके सिंह के नेतृत्व में, इन्होंने क्या बोला कि 41% राज्यों के बीच में बांट दो और 1% जो कम किया, इसके पहले 14th वाले 42 बताया था, 42% इन्होंने 1% वही जम्मू एंड कश्मीर ये सब अलग हुए लद्दाख, तो उनके लिए बताया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने 41% बोला। अब इस आधार पर स्टेट जो है मामला लेके नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, देखो भैया हमको पैसे ये बहुत कम दे रहे हैं तो आप कुछ करो, तो ये मामले नहीं जाएंगे, सिंपल से। और वाणिज्यिक से रिलेटेड कोई मामला जैसे कॉमर्शियल मामला है वो भी नहीं जाएगा, सिंपल आप लोग याद रखो पैसे रिलेटेड, और नागरिक भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 131, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अपीली का। अपीली वाले में आप लोग 4 पढ़ते हैं बेसिकली। एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर वहाँ पे कोई व्याख्या का मामला है तो वो जो है हाई कोर्ट स्थानांतरित कर देता है, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 132, ठीक है। अगर इसको देखेंगे याद करने का 132 बस इतना याद रखिएगा। 2 का मतलब है कि अब व्याख्या से रिलेटेड अगर कोई मामला है तो किसके पास आएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। 131 में ये सी से है, सी से क्या याद रखेंगे, सी से 133 ये सिविल से रिलेटेड मामला है। क्रिमिनल इसका आर ले लेना, आर किसकी तरह होता है, 4 की तरह। तो इससे जो है ये, क्योंकि ये आर्टिकल्स पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा इसको जो है अलग अलग करके आप लोग याद रखिएगा। 4 134 सिविल 133, तो सिविल मामला आर्टिकल 133 में है, क्रिमिनल मामला 134 में है। यहाँ पे देखेंगे जो सिविल मामला है यहाँ पे 20,000 तक फिक्स किया गया था कि अगर 20,000 से ज़्यादा का मामला या 20,000 तक का मामला है तो वही मामले सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे जो 13th अमेंडमेंट है 1972 में, तो वहाँ पे जो ये 20,000 का जो एक लेयर लगा हुआ था तो उसको हटा देते हैं, तो अभी कोई भी मामला सिविल के अंतर्गत हो वो जा सकता है, ठीक है। इसमें एक स्पेशल वाला आता है, ठीक है, स्पेशल अपीलेट वाला, तो वो आर्टिकल 136 में है, ठीक है। अब इसके साथ में बात करें एडवाइजरी की, यानी कि सलाह देने की शक्ति की बात करें, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो सलाह देते हैं ये रिस्पेक्टेबल है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके लिए बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो ये यहाँ पे 2 तरीके से सलाह मांगते हैं। एक किसी सार्वजनिक महत्व पे, जैसे आज कोई मामला चल रहा है, इस मामले पे मान लीजिए कि आप इस पे बताओ कुछ अपना, ठीक है। तो वो जो है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो बाध्य नहीं है, वो दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। लेकिन अगर पूर्व संवैधानिक संधि से रिलेटेड है, ठीक है, कोई ऐसा विधि है, आर्टिकल 131 से रिलेटेड है, ठीक है, तो ऐसे मामलों में क्या करेंगे, ये इनको देना ये इनके ऊपर बाध्यकारी है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं अभिलेख का, जिसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं। अगर इसमें पहली चीज़ देखें तो इसमें ये आता है कि जो जजमेंट है वो सुरक्षित रखे जाएंगे रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। और ऐसे जजमेंट इनको बेस बना के जो लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है, जो लोअर कोर्ट्स हैं इसको बेस बना के जजमेंट सुना भी सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको जो है दूसरा, इसमें अगर देखें तो जो ये है, अगर इसका आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 129, ठीक है। अगर हाई कोर्ट का देखेंगे उसके पास भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का है, उसका आर्टिकल कौन सा है, 215, ठीक है। तो आर्टिकल 129 इसमें पनिशमेंट की बात की गई है, ठीक है। अपने कंटेम्प्ट के लिए जो है ये कोर्ट्स किसी को भी पनिश कर सकते हैं। लेकिन अगर देखेंगे कि सभी कोर्ट्स को, जो हाई कोर्ट्स हैं या लोअर कोर्ट्स हैं, वो भी कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। लेकिन ये शक्ति आई कब, ये आई 1991 में, ठीक है, इनके पास में। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के पास में पहले से थी। इसमें भी 2 मामले आते हैं, एक सिविल मामला आता है, एक क्रिमिनल मामला आता है। सिविल मामले में सिंपल सा एक सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया और मैंने बोल दिया कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ, मैं इसको मानूंगा नहीं, और मैं जो है उसके आदेश के अलग जाके काम कर रहा हूँ, तो ये किस में आएगा, ये भी कंटेम्प्ट पे आएगा, ठीक है। और अगर क्रिमिनल मामले में देखें तो ऐसा कोई मामला जैसे सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का कोई भी प्रोसीडिंग वहाँ पे चल रही है, ठीक है, और वहाँ पे जाके अनावश्यक रूप से मैं उसमें बाधा पहुँचाऊँ या कुछ भी करूँ, अगर मैं बाधा पहुँचाने का काम करता हूँ या कुछ ऐसा, जो प्रिंटिंग मीडिया वाले कुछ ऐसे मामले छापते हैं जिससे जो हमारी कोर्ट है उसकी बदनामी होती है, तो ऐसे मामले किस में आएंगे, क्रिमिनल में आएंगे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 प्रकार के, एक सिविल एक क्रिमिनल, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू का। ये जो है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है अपने ही जजमेंट का रिव्यू ले सकता है, ये आर्टिकल 137 में है, ठीक है। अगर इसके बाद बात करें न्यायाधीश, अगर क्षेत्राधिकार की बात करें, सिंपल से इसका मतलब है, टर्म पे आप लोग मत जाओ, सिंपल से कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, ठीक है। अगर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए आप लोग देखे होंगे, जब हम लोग फंडामेंटल राइट कर रहे थे वहाँ पे आर्टिकल 32 किए थे। आर्टिकल 32
क्या बोलते हैं उसको, संविधान की आत्मा भी बोलते हैं। ठीक है, किसने उसको बोला था, बी.आर. अम्बेडकर। अगर बी.आर. अम्बेडकर नहीं है तो आप लोग क्या मारते थे, प्रस्तावना, याद है। ठीक है, तो वही आर्टिकल 32 से रिलेटेड है कि अगर कोई मामला है तो आप जो है आर्टिकल 32 अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, अगर उसके वायलेशन से रिलेटेड कोई मामला है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और यही सेम पावर हाई कोर्ट के पास है, किसमें, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 226 में। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए जो रिट से रिलेटेड मामला है, हाई कोर्ट इससे भी ज़्यादा इसके पास में पावर्स है। ये नहीं सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए, अलग अलग के लिए भी इसके पास में रिट की शक्ति है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ही रिट की शक्ति है। अब बात करते हैं अगर इसके अगर कुछ इंपॉर्टेंट और मामलों का देखें तो यहाँ पे एक मामला आता है, ये मामलों का ट्रांसफ़र भी कर सकता है। ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 139A में है। ये किसके तहत जोड़ा गया, 42nd अमेंडमेंट। तो इसको याद रखिएगा। कंप्लीट जस्टिस, आप लोग पूर्ण न्याय हालिया न्यूज में आप लोग सुनते रहते हैं। ठीक है, पूर्ण न्याय। ठीक है, जैसे आप लोग इसमें देखे होंगे अयोध्या वाले मामले में, अयोध्या केस का आप लोग देखे होंगे, राम मंदिर वाला मामला। तो उसमें क्या होता है कि जो 5 एकड़ की ज़मीन जो विपक्षी या मुस्लिम लोगों को जो दी जाती है, वो कंप्लीट जस्टिस के ही आधार पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो देता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें आप लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन पढ़ते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन। ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसने जजमेंट दिया। ठीक है, जजमेंट अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया कि भाई ये तुम्हारे खिलाफ है। ठीक है, जैसे एक अगर हालिया केस लें जिसमें क्यूरेटिव पिटीशन तक आ जाता है, तो दिल्ली में जो निर्भया वाला केस था उसमें आप लोग देखेंगे क्यूरेटिव पिटीशन काफ़ी दिनों तक न्यूज़ में था। उसमें सिंपल सा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया विपक्ष के खिलाफ। ठीक है, तो उसके खिलाफ गया तो वो क्या लेके गया, फिर एक रिव्यू पिटीशन डाला। रिव्यू पिटीशन के बाद फिर उसने क्या डाला, दया याचिका डाली, किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास में। फिर जो अंतिम उपचार के रूप में फिर सुप्रीम कोर्ट आया, किसके लिए, क्यूरेटिव पिटीशन के लिए। जब वो भी खारिज हो गया तब जाके उन लोगों को फांसी दी गई। ठीक है, तो ये जो है क्यूरेटिव पिटीशन किस आर्टिकल से रिलेटेड है, 142, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड जो नियम है वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 145 में है। ठीक है, CGI अपने मतलब कि कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर सकता है, ये कौन से आर्टिकल में है, 146 में है। ठीक है, तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो लॉ हैं, ठीक है, वो अगर ये कोई कानून पारित करते हैं या कुछ भी करते हैं, ये ऑल कोर्ट्स, जितने भी कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सभी पर लागू होता है। आर्टिकल 144 क्या बोलता है कि सिंपल से ऐसे समझो, जैसे धारा 44 आप लोग देखते हैं ना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक वहाँ पे क्या लगता है, जैसे एक मार्शल सा वो लग जाता है ना कि वहाँ पे अब ना तो आप इधर से जा सकते हो ना तो आप उधर से जा सकते हो, 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे मामले जो है उसमें आ जाते हैं। तो उसी से आप लोग रिलेट करके करिएगा कि अधिकारियों का ही पावर वहाँ पे बढ़ जाता है। तो सिंपल से ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं कि मैंने अगर कोई चीज़ जजमेंट दिया, जो अधिकारी हैं चाहे वो सिविल वाले हों या ऐसे वाले हों, तो वो सब जो है सुप्रीम कोर्ट के हेल्प करने के लिए खड़े होंगे, न कि उनके जो है अपोज में। ठीक है, तो सिंपल से इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि जितने भी अधिकारी हों इसके अंडर में काम करें। जैसे इसने कोई जजमेंट दे दिया, क्योंकि फॉलो तो उन्हीं को कराना रहेगा, उसने बोला कि इनको अरेस्ट करो, इनको छोड़ो। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली बस उसी से याद रखिएगा 144। अब इसके बाद बात करते हैं 2-3 आर्टिकल्स और इसमें छोड़ रहे हैं। एक है कार्यकारी CGI, इनकी नियुक्ति के लिए आर्टिकल 126 है। ठीक है, एडहॉक जो जज होते हैं, ठीक है, तो इनके लिए आर्टिकल 127 है। कार्यकारी CGI जब अगर वो नहीं है जो हमारे CGI हैं तो उसके बिहाफ पे आते हैं एडहॉक जज। ठीक है, एडहॉक का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, एडहॉक जज यानी कि आर्टिकल 127 में, ठीक है, किसी को भी यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन उनके पास में वो शक्ति हो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की। जो रिटायर्ड हैं, उन रिटायर्ड जज अगर उनको जो है जैसे कोई कोरम पूरा नहीं हुआ, ठीक है, कि वहाँ पे उनको लेने हैं, उतने मेंबर्स ही, उतने जज ही नहीं इकट्ठा हुए, तो वहाँ पे जो है इनको शामिल किया जाता है। लेकिन इनके पास में जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का वो रहता है, जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जो राइट्स होते हैं वो इनको नहीं होते हैं। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 128। ठीक है, इसके साथ में अगर हम लोग बात करें, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है कि चाहे जो भी चीज़ें हों, लेकिन ये अपने आप से नहीं कर सकते हैं। इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी सहमति होना ज़रूरी है। प्रेसिडेंट का मतलब वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है,
तो ये तो हो गया जितने भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसके साथ में हम लोगों ने PYQ का भी यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए जितना भी PYQ हो सके, क्योंकि देखो पढ़ाई आप कितना भी कर लो, मेरा एक ही मकसद है आपका कम से कम टाइम में या अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके पास में हो और अच्छे से आप लोग रिवाइज कर सकें। आपको जो सिलेक्शन दिलाएगा वो आपको प्रैक्टिस ही दिलाएगा। तो आप लोग इसको करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बार बार इसको रिवाइज कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा क्या कीजिए, प्रैक्टिस करिए, तभी वो चीज़ें अपने आप परमानेंट मेमोरी में चली जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। कल जो है जो इसमें एक दो चीज़ें छूटी हुई हैं, जैसे आप लोग इसमें पढ़ते हैं PIL पढ़ेंगे और 2-3 चीज़ें पढ़ते हैं, तो उनको हम लोग एक छोटे से वीडियो में उनको कवर कर लेंगे। तो इसके साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है, इससे रिलेटेड जो जो शक्तियाँ हैं सारी कंप्लीट हो जाएंगी। वैसे इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी कंप्लीट हो गई है, वो एम लक्ष्मीकांत में देखेंगे तो अलग से कुछ यूनिट्स हैं, 1-2 चीज़ें और उसमें आती हैं, तो हम लोग उसको भी अच्छे से कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे हम लोग स्टेट पे आएंगे, यानी कि पार्ट 6 पे आएंगे।